किसके पास है? आपने मान लिया कि साहब केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वोट लाते हैं, उसके बाप की बपौती है, कहीं बॉन्ड भर के रख के आया है कोई? ये सब जो बातें हैं ना, जो ये मार्केट में उलझती हैं, यही लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। और अगर ऐसे वोट बेचने वाले आ रहे हैं तो हम और आप भी चलते हैं, लखनऊ का खर्चा उठाओ एक दिन, हम भी कंधे पे झोला लटका के ले लो किसानों के वोट, ले लो जाटों के वोट ले लो, हम भी ट्रांसफर कर देंगे। क्या बात है? अगर यही चल करो, किसी दिन ऐसा ना कर 300 करोड़ के पार, वो करोड़ हर चीज में करोड़ जरूर जोड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो 300 करोड़ के पार ना कह दे, उसकी बात चाहिए रही है। इसे तो बार बार परख लिया, कितनी बार परखें, इसने तो 70 साल के दुख दर्द 7 साल में दिखा दिया। भारत ही राजनीति नहीं जानता। विवेकानंद ने कहा भगवान हमारी मिट्टी में डालना भूल गया, और ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं। वैसे भी मोदी जी तो 2024 में जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह कौन आएगा? ये ज्यादातर इलेक्शन जो है मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो है योगी जी की छुट्टी कर दी, जबकि मेरा मानना यह है कि उन्होंने मोदी जी की छुट्टी कर दी। क्यों लगता है बीजेपी में 2 फुट होने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ये कहते दिख रहे हैं कि बीजेपी 2022 में कमल के फूल के निशान के नीचे उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं अमित शाह बोल चुके हैं कि अगर 22 में योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो 24 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है मतभेद क्यों? ये इसमें क्या मतभेद है? ये राजनीति है, वो लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, आप उसका मतलब निकालिए, समझिए, तभी तो पॉलिटिक्स समझ में आएगी। ऐसा थोड़ी ना वो आपसे सब कुछ स्पष्ट कह देंगे। अब देखिए, मौर्य जी का कहना है कि पार्टी कमल के चुनाव चिन्ह, कमल के फूल के नीचे बीजेपी का जो फूल है उस पे लड़ेगी। अब उन्होंने किस नेता के नेतृत्व पे, किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा, ये उन्होंने हटा दिया, जबकि इन्होंने ही इस चीज़ को बनाया था कि भाई इसके चेहरे पे लड़ेंगे इलेक्शन, ये इलेक्शन इसके चेहरे पे। तो पिछले कुछ साल से ये ज़्यादातर इलेक्शन जो हैं मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो है योगी जी की छुट्टी कर दी, जबकि मेरा मानना यह है कि उन्होंने मोदी जी की छुट्टी कर दी। और रही सही बात, अमित शाह ने पूरी कर दी है। उन्होंने क्या कहा आपसे? इससे ज़्यादा नेचुरल कुछ होगा? अगर उन्हें शक किस पे है? उन्हें शक है यूपी के मुख्यमंत्री पे। कोई है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है इनकी, जो ये नहीं चाहता कि योगी इतने मजबूत बने या इस पोजीशन में हो कि वो दिल्ली को थ्रेट कर सके। वैसे भी मोदी जी तो 2024 में जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह कौन आएगा, कौन उस जगह को लेगा, ये वहाँ पार्टी में चल रहा है। तो अमित शाह अपनी जगह सिक्योर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री का क्वाइट नेचुरल करना चाहिए, बहुत मेहनत की है, ये सारी माया रचने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और बड़ी मेहनत से यहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं, बड़ी नफरतें फैलाई हैं, बड़ा जहर फैलाया है, बहुत लोगों के पेटों पे लात मारी है, बहुतों के धंधे बंद करे, राम और राष्ट्र के नाम पे बहुत बहकाया है, तब वो यहाँ पहुँचे। मेहनत तो करी ही है, वो तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वोट को जैसे उन्होंने इकट्ठा किया था बीजेपी के लिए, तो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार में सबसे पहले वो थे। मुख्यमंत्री तो नहीं, उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। तो 22 में वो मुख्यमंत्री जो मन में कसक रह गई थी, वो भी अब कसक टूटती हुई नजर आ रही है। नहीं, वो ऐसी सब किसी गलतफहमी का शिकार नहीं है। वैसे आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इतने पुराने इलेक्शंस की बात की है और ये कहा है कि कौन मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में था, मनोज सिन्हा जी भी रेस में थे, अचानक रात को योगी जी फाइनल हो गए, तो ये जो बातें आपने कही ये सब बिल्कुल सच ऑब्जर्वेशन किया। लेकिन इनका मतलब क्या है? जब ये इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली और इन्होंने अपनी सीट को खाली करा, तब क्या हुआ? वही सीट जो गुरु गोरखनाथ पीठ की गद्दी है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग हार गए थे। तो ये अपने आप में एक, तो ये तो इनके साथ हो रहा है, ये तो आपस में माया प्रपंच रच के इस तरीके के जनता को बेवकूफ। हमारे को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मोदी आए, कि योगी आए, कि अमित शाह आए? हमें तो इनकी नीतियाँ दिख रही हैं, हमें इन्हें सबको विदा करना है। तो हम इन सवालों में, इन प्रश्नों में उलझते ही नहीं है कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, योगी, मोदी, शाह, हमें क्या मतलब है? आरएसएस, ये नीतियाँ हमारे सारे विरोधी हैं, ये हम इन्हें हटाएंगे। तो यही हमारी नीति है
और इसी पे हम भटकेंगे नहीं। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो ओबीसी मोर्चा है, ओबीसी जो वोट बैंक है, उसको लाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और अभी भी उनका जो 22 में चुनाव है बहुत एक अहम भूमिका निभाएंगे। क्या लगता है कि वो पार्टी से अलग हो सकते हैं, या मोर्चा का जो नुकसान होगा बीजेपी वोट का बीजेपी के लिए? ओबीसी देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, और बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ, और जितने मेरे श्रोता सुन रहे हैं वो भी इसे सीरियसली ले लें, और जितने और नेता भी सुन रहे हैं, पार्टियों के सुन रहे हैं, वो भी सब सीरियसली ले लें। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण वोट लाएंगे बीएसपी के लिए, केशव प्रसाद मौर्य वोट लाएंगे ओबीसी का बीजेपी के लिए। ऐसे ही इन सबसे आप ये कह दिए कि 40 विधानसभाओं में तो मैं ला रहा हूँ, वकीलों का, जाटों का, किसानों का, और दाढ़ी के अगर आप बाल गिन लो तो अभी तो नौजवान में आ सकता हूँ, और जवानों का मेरे भी मालूम कर लो क्या दिलवा रहे हो। गृह मंत्री दिलवा रहे हो, मुख्यमंत्री दिलवा रहे हो, कौन सा दिलवा रहे हो, मुझे भी दिलवा दो। किसके पास है? आपने मान लिया कि साहब केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वोट लाते हैं, उसके बाप की बपौती है, कहीं बॉन्ड भर के रख के आया है कोई? ये सब जो बातें हैं ना, जो ये मार्केट में उलझती हैं, यही लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। और अगर ऐसे वोट बेचने वाले आ रहे हैं तो हम और आप भी चलते हैं, लखनऊ का खर्चा उठाओ एक दिन, हम भी कंधे पे झोला लटका के ले लो किसानों के वोट, ले लो जाटों के वोट ले लो, हम भी ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या बात है, अगर यही चल रहा है सब तो। सवाल ये उठता है यूपी में कि यूपी की जो राजनीति होती है वो जातिगत राजनीति होती है। जनता जाति से अभी ऊपर उठ नहीं पाई है। यूपी की जनता जाति देख करके ही अभी भी कहीं ना कहीं बटन दबाती है, इसीलिए ये सवाल उठाया है। बटन दबाने से पहले मोहर लगाती थी, उससे पहले इन्हीं के नौजवान बंदूक भी उठाते थे सरकारों के खिलाफ। अब भगत सिंह की और चंद्रशेखर आज़ाद की और अशफाक उल्लाह खां की कौन सी एक जाति, कौन सी एक धर्म? ये देश पहले भी इस देश के लिए हम लोग एक हो चुके हैं, और ये बात भी राजनीतिक पार्टियां ज़बरदस्ती उड़ाती हैं कि राजनीति यहाँ जाति के आधार पर चलती है। मेरे दोस्त, भारत ही राजनीति नहीं जानता। विवेकानंद ने कहा भगवान हमारी मिट्टी में डालना भूल गया, और ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे हमारी मिट्टी में ही नहीं है भाई, हम ठगे जाते हैं। ये बात भी राजनीतिज्ञों ने उड़ाई है, जिन्होंने ये बात उड़ाई है कि इसके वोट इसके पास है, इसके वोट इसके पास है, इसके वोट इसके पास है। ऐसे किसी के वोट किसी के पास नहीं है, ये उड़ाया जाता है। ये सौदेबाजी, ठेकेबाजी जो है, ये बंद होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। और इसी के लिए आप भी संघर्ष करिए, आप भी लोगों को अवेयर करिए कि किसी एक आदमी के पास वोटों की ठेकेदारी नहीं है, और देश के लिए सोचे समझे। खैर बीजेपी तो जा ही रही है, इसे तो बार बार परख लिया, कितनी बार परखें। इसने तो 70 साल के दुख दर्द 7 साल में दिखा दिए। शंखनाद कराया, ब्राह्मण हो गए क्या? बनिया है, शंखनाद क्यों करवाया भाई? क्यों पिटवाता है, ये काम करवाता है? ये तो ब्राह्मणों के काम है। अब वो शंखनाद बजवा रहे हैं, 300 पार 300 पार 300 पार कहता रहेगा। कहने को तो बहुत जगहों पे बहुत कुछ कहता रहता है बेचारा। चिंता इस बात की करो किसी दिन ऐसा ना कहे 300 करोड़ के पार। वो करोड़, हर चीज़ में करोड़ जरूर जोड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो 300 करोड़ के पार ना कह दे। उसकी बातों को क्यों सीरियसली लेते हो? वो इसके अलावा और क्या बोले? क्या हम हार रहे हैं? वो क्या बोले कि इस प्रदेश की जनता ने गंगा नदी के अंदर बहती हुई लाशें देखी हैं? वो क्या बोले कि 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि की 15 करोड़ में एक टुकड़ा खरीद के बेचा जा रहा है राम जी को? वो क्या बोले इसके अलावा? बेरोजगारी देखी है? ये तो जैन साहब के मजे आ रहे हैं, जिन्होंने 150 रुपए को, 125 रुपए को, 100 रुपए को तेल की बोतल खरीद के अपने गोदाम में भर ली थी, अब 265 को बेच रहे हैं। मेरे दोस्त, इस देश के लिए अशफाक उल्लाह खां ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि इस देश का अन्न चंद बनियों की बपौती बन जाए और इस देश के भूख का वो सौदा करने लगे। इस देश के लिए जिन्होंने गांधी वॉज ए बनिया, जिन्ना भी एक बनिया था, इनका तो नाश करा हुआ है। ये धंधा देखते हैं, इन्हें देश से क्या मतलब है? तो अब भगत सिंह वालों को, चंद्रशेखर आज़ाद वालों को, अशफाक उल्लाह खां वालों को, इन सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा कि बहुत होली बदतमीजी, छोड़ो दिल्ली, चलो। इसकी शुरुआत तो हो गई है ना, उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। कल बहुत हारी है बीजेपी, सारी सीटें गंवाई है उसने लगभग।
और उसके बावजूद चिंता की बात यह है कि एलनाबाद जैसे इलाके में आप मालूम करिए वहाँ पे क्या रही है गणित, उसके बावजूद 59,000 वोट। ये मैं मानता हूँ कि वहाँ पे INLD के अभय चौटाला का मुकाबला कांग्रेस का पिछला कैंडिडेट भी पीछे हटाया गया। इस बार जो बना वो बीजेपी का पिछला कैंडिडेट था। बीजेपी से गोविंद कांडा का भाई गोविंद कांडा आया, गोपाल कांडा का भाई। जेजेपी भी पीछे थी, सरकारी मशीनरी भी पीछे थी, बीजेपी भी पीछे थी। सब लोगों ने मिलके अभय चौटाला को, ये मैं मानता हूँ कि मार्जिन कम कर दिया। लेकिन चिंता का विषय है फिर भी बीजेपी के उस कैंडिडेट को वोट 59,000 मिला है। इस देश के अंदर आप सोचिए, एक आंकड़ा मेरे उस्ताद सही कहा करते थे, हर भगत सिंह पे 1.5 लाख मुखबिर पैदा होते हैं इस राष्ट्र के अंदर। आप तो पैसों में बेच आए अपना वोट, आप तो शराब के नशे में बेच आए अपना वोट, आप तो डर धमक के बेच दिया है अपना वोट। देश का क्या होगा? इस देश की समस्या, मैं कितनी भी बहादुरी से, आप कितनी भी बहादुरी से, आप कितनी भी बहादुरी से, बिना बिके, बिना डरे, बिना जेब झिझक के अपना जाके वोट डालें। आपके सामने 10 मूर्ख खड़े कर देंगे, 10 बिकाऊ खड़े कर देंगे, 10 शराबी खड़े कर देंगे, 10 नोट लेके वोट डालने वाले खड़े कर, आप क्या करेंगे? ये है देश की चिंता कि देश को जगाना पड़ेगा इन सब लोगों को कि भाई गांधी जी का राज बहुत चल लिया, गुजरातियों का राज बहुत चल लिया, अब थोड़ी सी भगत सिंह की बात कर लो।